गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो ये मुख्यतः कल का आपने बिंदु देखा, यानी पिछले वीडियो का भू आकृतियों का विकास, जिसमें किस प्रकार से अपक्षय और अपवर्तन की प्रक्रिया हमारे धरातल पर अनेक प्रकार की आकृतियां बनाती हैं। आज अपन उन्हीं भू आकृतियों के बारे में देखेंगे। दूसरा, कल परसों जो आपका 11 तारीख को टेस्ट हुआ, उस दिन आपकी कॉपियां मैंने देखी, लगा भाई जो आप पढ़ रहे हैं वो ठीक प्रकार से आपको समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से जैसे आपने टेस्ट में प्रश्न सोल्व किए हैं, बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके केवल एक वीडियो के माध्यम से आपने टॉपिक को तैयार किया और आपने इतने अच्छे जवाब लिखे, उसके लिए सभी को धन्यवाद। आगे भी आप जो वीडियो आपके पास पहुंच रहे हैं उन वीडियो को आप ठीक प्रकार से समझें, अध्ययन करें, बार बार उनको देखें और टॉपिक क्लियर करने का प्रयास करें। आज का अपना बिंदु है हमारे धरातल पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों के बारे में। देखिए, मुख्यतः भू आकृति की प्रक्रिया जब अपन पढ़ते हैं तो उनमें मैंने बताया था आपको, एक तो अपक्षय। किसे कहते हैं अपक्षय? चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना फूटना, यानी चट्टानों की अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया मुख्यतः अपक्षय कहलाती है। और मुख्यतः हमारे धरातल पर सबसे पहले जो प्रक्रिया संचालित होती है वो आकृतियों के, धरातल की आकृतियों के निर्माण में, वो प्रक्रिया भी मुख्यतः कौन सी है? अपक्षय की ही प्रक्रिया है। देखिए, मुख्यतः अपक्षय होने के बाद में जो भू आकृतिक कारक हैं, भू आकृतिक कारक क्या होते हैं? हमारे धरातल पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करने वाले कारक, यानी हम इनको कह सकते हैं अपवर्तन के प्रक्रम। प्रक्रम का अभिप्राय होता है साधन, जिसमें कौन कौन से साधन हैं? नदी, भूमिगत जल, वायु, हिमानी, ये अनेक साधन हैं जो हमारे धरातल पर किसका निर्माण करते हैं? भू आकृतियों का, धरातल पर आकृतियों का निर्माण करते हैं। मुख्यतः इन साधनों से ही हमारे धरातल पर विद्यमान जो आकृतियां होती हैं, ये आकृतियां परिवर्तित होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। मुख्यतः अपवर्तन हो जाने के बाद में जो कार्य होता है वो निक्षेपण का कार्य होता है। निक्षेपण कहा जाता है किसको? एकत्र को। यहां पर मैं आपको भू आकृति निर्माण के कारक, भू आकृति कैसे बनती है, सबसे पहले हमारे धरातल पर अपक्षय की प्रक्रिया होती है, चट्टानों का टूटना फूटना। फिर भू आकृति कारक अपवर्तन के प्रक्रम है वो सक्रिय होते हैं, नदी, भूमिगत जल वगैरह। और उसके बाद में निक्षेपण, एकत्रण का कार्य होता है। और ये जो एकत्रण होता है, इस एकत्रण से भी हमारे धरातल पर विभिन्न प्रकार की आकृति का निर्माण होता है। तो मुख्यतः ये वो आकृतिक कारक हमारे धरातल पर विद्यमान है। मुख्यतः अनेक भू आकृतियां, अनेक छोटी छोटी भू आकृतियां मिलकर के भूदृश्य का निर्माण करती हैं। ये जितने भी प्रक्रम अपन देख रहे हैं, चाहे वो नदी हो, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो हिमानी हो, प्रत्येक प्रक्रम, प्रत्येक साधन अनेक प्रकार की आकृतियों का निर्माण करता है, विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाता है। इसमें अपन अलग अलग रूप में देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें जो नदी है, इस
इस नदी के विषय में। यानी देखिए, जो हमारी नदी है, इस नदी के अपरदनात्मक जो कार्य हैं, अपक्ष अपना पूरा हो गया था। आज अपरदनात्मक कारक पर देख रहे हैं, जिसमें अनेक कारक है, वो भूमिगत जल, नदी वगैरह। एक एक ऑप्शन अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले नदी है, नदी के अपरदनात्मक जो कार्य हैं, ये नदी के जो अपरदनात्मक कारक हैं, इन अपरदनात्मक कारकों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी नदी के जो अपरदन के जो कार्य हैं, अपरदन का मतलब आप समझ रहे हैं, कटाव, काटना, नवीन आकृति बनाना। ये जो अपरदनात्मक कार्य हैं, वो नदी के कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अपरदनात्मक कार्य, परिवहनात्मक कार्य और निक्षेपणात्मक कार्य। नदी के कितने काम हो गए? अपरदन के कार्य कितने हो गए नदी के? 3 कार्य। 3 कार्य कौन कौन से? देखो, अपरदनात्मक कार्य, परिवहनात्मक कार्य और एक निक्षेपणात्मक कार्य। भाई बिल्कुल सिंपल है, नाम से देखो। अपरदनात्मक, नदी जो कटाव करती है वो अपरदनात्मक कार्य है। नदी जो अपने साथ बहा कर ले जाती है, परिवहनात्मक कार्य है। और बहाए हुए पदार्थों का नदी जब जमाव कर देती है, वो निक्षेपणात्मक कार्य है। तो कितने कार्य हो गए नदी के? 3। नदी के अपरदन के कार्य या नदी के अपरदनात्मक कार्य कितने हैं? 3। कौन कौन से? अपरदनात्मक, परिवहनात्मक और निक्षेपणात्मक कार्य। देखिए, नदी का जो अपरदन का कार्य होता है, नदी जो काटने का जो काम करती है, यह नदी का अपरदनात्मक कार्य है। ठीक प्रकार समझिएगा। सबसे ज्यादा युवावस्था में होता है। सबसे ज्यादा कब होता है? युवावस्था में होता है। कारण, क्योंकि युवावस्था के अंतर्गत नदी की जो ढाल की जो प्रवणता होती है, वेग होता है, जो तीव्रता होती है, वो तीव्रता क्या होती है? अधिक होती है। जिससे नदी क्या करती है? मार्ग में आने वाली जो छोटी छोटी घाटी है, उनमें नदी का जो जल है वो तेज तीव्र वेग से जाता है, जिससे वो घाटियां और भी क्या होती जाती हैं? गहरी होती जाती हैं। ये कौन सा कार्य हो गया? ये अपरदनात्मक कार्य हो गया। आ रहा है समझ में? फिर धीरे धीरे जैसे नदी किनारों पर से अपरदन करती है तो प्रौढ़ावस्था आ गई। ये अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले नदी जो अपरदनात्मक कार्य करती है वो सर्वाधिक कौन सी अवस्था में करती है? युवावस्था में। समझ गए ना? अपरदनात्मक कार्य है कि कम गहराई वाली घाटी है, उसमें नदी का जल तेज वेग से चला गया और उस घाटी को और भी क्या बना दिया? गहरा। नदी घाटी क्या हो गई? अधिक गहरी हो गई। मतलब ऐसा अपरदन हो गया। ये नदी के द्वारा युवावस्था में किया गया अपरदन हो गया। एक होता है परिवहनात्मक कार्य। परिवहनात्मक कार्य क्या? देखिए, परिवहन कार्य हमेशा 2 बातों पर निर्भर करता है। यानी नदी अपने साथ जो पदार्थ बहाकर ले जाती है, वो 2 बात क्या? एक तो जल की गति और एक ढाल प्रवणता। ढाल होना चाहिए। पर नदी का प्रवाह हो रहा है इस रूप में, यहां से नदी बह रही है, तो मार्ग में आने जितने भी पदार्थ हैं, नदी उन सारे पदार्थों को अपने साथ बहाकर ले गई या नहीं लगी? ये बहाकर ले जाने की प्रक्रिया किस पर निर्भर हुई? नदी के ढाल पर। यदि ढाल प्रवणता नहीं है तो परिवहनात्मक कार्य नहीं होगा। नदी को बल से आगे की ओर बढ़ना पड़ रहा है, इस प्रकार की स्थिति है। नदी को यहां से प्रवाहित होकर के इधर आना है, तो यहां पर पदार्थों का निक्षेप संभव है क्या? नदी बहा कर नहीं ले जा सकती। तो ढाल प्रवणता होना चाहिए और जल की गति होनी चाहिए, जल की तीव्रता होनी चाहिए। और तीव्रता कब होगी? जब नदी के अंतर्गत जल की मात्रा होगी। तो मुख्यतः परिवहन में सक्षमता। तीसरा आता है निक्षेपणात्मक कार्य। निक्षेपणात्मक कार्य होता है जमाव। जैसे मैदानी भागों के अंतर्गत ढाल की कमी होती है, बिल्कुल मैदानी भाग है,
उनमें परिवहित पदार्थों की जो मात्रा है वो अधिक होती है, लेकिन नदियां उन्हें आगे ले जाने में असमर्थ होती हैं। तो उन पदार्थों का जो जमाव है वो कहाँ हो जाता है? नदी के दोनों ओर किनारों पर, नदी की तले में। तो वहां पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां, विभिन्न प्रकार की आकृतियों से मतलब क्या है? बाढ़ के मैदान, डेल्टा होता है ना ऐसा, तो इनका निर्माण हो जाता है। वो क्या कहलाता है? वो निक्षेपणात्मक कार्य कहलाता है। कोई दिक्कत? अब इन तीनों कार्य में हमने क्या देखी? एक चीज देखी, नदी के मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं कि जो नदी की अवस्थाओं के बारे में अपने पढ़ा। मैंने बताया वह नदी युवावस्था में होती है तो अपर्दनात्मक कार्य करती है। ये तो नदी की इनकी ऐसी कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो ये कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्था कौन कौन सी? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था, जिसे अपन वृद्धावस्था भी कह सकते हैं। ये नदी की कितनी अवस्थाएं हो गई? कितनी अवस्थाएं हो गई? 3 अवस्थाएं हो गई, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। देखिए नदी की जो सबसे प्रारंभिक अवस्था है वो कौन सी है? युवावस्था। नदी की सबसे प्रारंभिक अवस्था, यानी जिस अवस्था में नदियां मुख्य रूप से, मैंने बताया था आपको, नदी अपर्दनात्मक कार्य कब करती है? युवावस्था में। तो मुख्यतः युवावस्था जो होती है उस युवावस्था के अंतर्गत नदी के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? अपर्दनात्मक कार्य नदी के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। आ रहा है समझ में? इसी प्रकार से एक होता प्रौढ़ावस्था, उसमें थोड़ा धीमा हो जाता है। जीर्णावस्था, उसमें और भी क्षीण हो जाता है। यानी नदी की तीव्रता, नदी की गति, प्रवाह आदि के अंतर्गत धीरे धीरे क्या आता जाता है? कमी आती जाती है। ये अवस्थाओं से मतलब है। कोई दिक्कत? अब मूल बिंदु पर आते हैं। हमारे धरातल पर बनने वाली आकृतियां। सबसे पहले नदी अपर्दन के द्वारा हमारे धरातल पर कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं? यहां तक कोई बात समझ में? बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। अब देखो नदी अपर्दन के द्वारा हमारे धरातल पर कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं? तो सबसे पहले नदी अपर्दन से हमारे धरातल पर आकृति बनती है कौन सी? वी आकार की गाठी। देखिए मुख्यतः वी आकार की गाठी कैसे बनती है? ठीक प्रकार समझिएगा कि नदी कैसा कटाव करती है? निम्न कटाव। सब जगह नहीं, कहां पर करती है? पर्वतीय भाग। भाई पर्वतीय भाग होगा तो नदी के द्वारा किया जाने वाला कटाव कैसा होगा? निम्न कटाव होगा, जिससे गाठी की गहराई बढ़ती जाती है और दोनों पार्श्व, दोनों किनारे जो गाठी के हैं वो क्या होते जाते हैं? उत्तल होते जाते हैं। कैसे? नदी ने क्या किया? अब ये दोनों किनारे जैसे जैसे बराबर की स्थिति बनी, ये लो कैसी गाठी बन गई? वी आकारी गाठी। यानी दोनों पार्श्व, दोनों जो किनारे हैं, ये दोनों किनारे क्या करते हैं? दोनों पार्श्वों पर जो उत्तल होता जाता है, अपन ये कह सकते हैं दोनों पार्श्व उत्तल होते जाते हैं, और इस प्रकार की जो गाठी होती है उसे क्या कहा जाता है? वी आकार की गाठी। एक सामान्य सी बात, वी आकार की गाठी का निर्माण कहां पर होता है? जहां पर क्या विद्यमान होती हैं? कठोर सेलें। देखिए सेलें, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? एक तो बात आई थी अपने आग्नेय वगैरह बोली, स्वभाव के आधार पर, स्वभाव के आधार पर चट्टानें होती हैं 2 प्रकार की। एक तो कठोर चट्टान और एक कोमल चट्टान। कठोर चट्टानों के अंतर्गत जो अपर्दन होता है वह अपर्दन पूरा नहीं हो पाता,
संपूर्ण नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिएगा ये भाग है, ये कोई चट्टान है, तो मुख्यतः यहाँ पर नदी ने अपरदन कार्य प्रारंभ किया तो निश्चित रूप से ये कठोर चट्टान है, तो यहाँ इस प्रकार का अंत में भाग शेष रह जाएगा, एक टीला सा बना रहेगा जिस पर से नदी का जल वो प्रवाहित होता रहेगा। पूरा अपरदन नहीं हुआ क्योंकि चट्टान की प्रकृति क्या है, कोमल, और कठोर और कोमल जो चट्टान होती है उस कोमल चट्टान का संपूर्ण अपरदन हो जाता है। इस प्रकार से कोई चट्टान है और नदी क्या कर देती है, बिल्कुल समतल कर देती है। तो कठोर चट्टान का अपरदन नहीं हो पाता पूरा। कठोर चट्टान में क्या शेष रह जाता है, एक टीला शेष रह जाता है, और कोमल चट्टान का कुछ भी शेष नहीं रहता। अब एक जानकारी के लिए जीके का प्रश्न बता दूं, नदी अपरदन के दौरान जब कठोर चट्टानों का पूर्ण अपरदन नहीं हो पाता, एक छोटा टीला शेष रह जाता है, ये अंतिम टीला शेष रह जाता है, उसे क्या कहा जाता है, मोनाड नोक। मोनाड नोक क्या है, नदी अपरदन के बाद में चट्टानों का, कठोर चट्टानों का शेष रहा हुआ भाग टीले नुमा आकृति, और ये क्या हो गया, ये पेनिप्लेनेशन हो गया, समतलीकरण हो गया किसका, कोमल चट्टानों का। आते हैं बिंदु पर, तो वी आकार की गांठ कौन से चट्टानों में, कठोर चट्टान। पर्वतीय भागों के अंतर्गत जो नदी होती है उस नदी के द्वारा कौन सा कटाव किया जाता है, निम्न कटाव, जिससे गांठी के दोनों पार्श्व वो उथले होते हैं, जो गांठी होती है वो गहरी होती जाती है, गांठी का जो रूप है वो किस प्रकार का हो जाता है, वी आकार का हो जाता है। ये कैसे गांठी हो गई, ये वी आकार की गांठी हो गई। आ रहा है समझ में। एक होता है जलगर्तिका। जलगर्तिका किसे कहते हैं, देखो जब नदी का प्रवाह होता है तो एक सामान्य सी बात है, नदी के प्रवाह के दौरान छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ये नदी के जल के अंतर्गत मिले हुए होते हैं या नहीं होते, होते हैं ना। अब वो जो नदी के अंतर्गत कंकड़ पत्थर ये जो मिले हुए होते हैं, ये नदी प्रवाह के साथ जल में बहते रहते हैं, तो धरती से हमारे धरातल से भी उनका रगड़ होती रहती है। निचले हिस्से में जहां वो धरातल से रगड़ करते रहते हैं वहां पर छोटे छोटे खड्डों का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं, और उन छोटे छोटे खड्डों को क्या कहा जाता है, जलगर्तिका। किसे कहेंगे जलगर्तिका, कि जल में मिले हुए कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो अपने अपरदन कार्य के द्वारा नदी के मार्ग में रगड़ के कारण से छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण कर देते हैं, और उन छोटे छोटे जो गड्ढों का निर्माण कर दिया उन्होंने, उनको क्या कहा जाएगा, उनको जलगर्तिका कहा जाएगा। एक होता है, या आपको नदी अपरदन से बनने वाली आकृतियां बता रहा हूं, एक होता है क्या, जलप्रपात। जलप्रपात किसे कहेंगे, जलप्रपात का मतलब होता है, देखो वाटरफॉल, जल का नीचे की ओर गिरना। नदी के मार्ग में जब चट्टानों की क्षैतिज परतें, क्षैतिज परत समझते हो, जब नदी के मार्ग में चट्टानों की क्षैतिज परतें कठोर व कोमल चट्टानों के क्रम में बिछी हुई होती हैं, तो कोमल चट्टानों का तो नदी क्या कर देती है, पूर्णतया अपरदन कर देती है, लेकिन कठोर चट्टान के जो खड़े ढाल है वो खड़े ढाल बच जाते हैं, और उन खड़े ढालों को क्रॉस करके जो नदी का जल वो नीचे की ओर तीव्रता से गिरता है, वो कौन सी आकृति कहलाती है, जलप्रपात की आकृति कहलाती है। यानी नदी के जल का इस प्रकार से गिरना, इस चट्टान इस प्रकार से जो गिरना होता है वो क्या कहलाएगा, वो जलप्रपात की स्थिति कहलाएगी, उसे अपन क्या कह देंगे, जलप्रपात कह सकते हैं। तो ये जलप्रपात आ गया समझ में, कि ऊंचाई से जल का तीव्र वेग से नीचे की ओर गिरना बनने की स्थिति मैंने आपको बताई, ये जलप्रपात की स्थिति। आगे ध्यान दीजिएगा,
अगली आकृति जैसे बनती है उसका नाम है क्षिप्रिका, यानी नदी के जिस भाग में जल धारा का प्रवाह है, ठीक प्रकार समझेगा कि नदी के जिस भाग में जल धारा का प्रवाह साधारण वेग से अधिक होता है, एक तो सामान्य बहना और एक तेज बहना, तो नदी के जिस भाग में जल का प्रवाह साधारण वेग से अधिक होता है वह सीढ़ीनुमा सपाट ढाल के साथ प्रवाहित होता है, यानी वहां पर सीढ़ीनुमा ढाल की स्थिति बन जाती है, वो मुख्यतः क्षिप्रिका कह जाता है। वो क्या है? वो क्षिप्रिका। ये भी नदी के अपर्दन के द्वारा एक आकृति बनती है नदी वेदिका। नदी वेदिका क्या? जब नदी अपनी गाठी को वापस गहरा करने लगती है तो क्या होता है, नदी अपनी पुरानी चौड़ी गाठी के अंतर्गत नवीन व सकड़ी गाठी का निर्माण करती है, जिसके कारण से उनका जो आकार है वो क्या होता जाता है? सीढ़ीनुमा। फिर से देखो कि जब नदी में मुख्यतः अपने ये कह सकते हैं कि जो नदी घाटी है या जो नदी है वो अपनी गाठी को जब क्या करने लगती है? चौड़ा करने लगती है, तो जो पुरानी जो गाठी निर्मित है, पुरानी जो चौड़ी गाठी है, उसके अंतर्गत नवीन और सकड़ी गाठी का निर्माण हो जाता है। उसकी आकृति सीढ़ीनुमा होती है, सोपानी होती है, उसे नदी वेदिका कहा जाता है। तो ये आकृतियां थी नदी के अपर्दन की। एक है ये तो नदी ने अपने प्रवाह के दौरान जो कटाव किए उनसे बनने वाली आकृतियां 5-6 मैंने आपको बता दी। वे आकार की गाठी जैसे मैंने बताई आपको, युवा आकार की गाठी देखी हमने, जलगर्तिका देखा, जलप्रपात देखा, क्षिप्रिका, नदी वेदिका, ये नाम है नदी अपर्दन से बनने वाली आकृतियों के। अब देखते हैं नदी निक्षेपण के द्वारा बनने वाली आकृतियां, नदी जमाव के द्वारा जो आकृतियां बनाती है उन आकृतियों को किस रूप में? देखिए, नदी अपने साथ में जो अवसाद बहा करके ले जाती है उन अवसादों को कहा जाता है निक्षेप यानी जमाव। आ रहा है समझ में? अब जो ये जमाव जो होता है इस नदी के वेग में, या नदी का वेग जब मंद पड़ जाता है उसके कारण से, भाई नदी का वेग तेज गति से चल रहा है तो नदी के साथ प्रवाहित होने वाले जो भी मार्ग में आने वाले पदार्थ है वो भी नदी के साथ बहते रहेंगे, क्योंकि नदी का वेग क्या है? तेज है। और जब नदी का वेग धीरे धीरे क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा, तो नदी में अपने साथ भार को बहा कर ले जाने की क्षमता भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नदी अधिक भार को बहा कर नहीं ले जा सकती, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? या तो नदी की तलहटी में या नदी के जो किनारे उन किनारों पर निक्षेपों का जमाव हो जाएगा। वो निक्षेपों का जो जमाव है वो क्या कहलाता है? वो मुख्यतः कहलाता है निक्षेपण से बनने वाली आकृतियां। आ रहा है समझ? अब निक्षेपण से बनने वाली आकृतियों के अंतर्गत जैसे पहली आकृति बनती है निक्षेप से जलोढ़ शंकु की आकृति। कैसे? जब ठीक प्रकार से जलोढ़ शंकु क्या होता है? जब नदी पर्वतीय भागों से उतर करके, जब नदी पर्वतीय भागों से उतर करके कौन से भागों में प्रवेश करती है? मैदानी भागों में प्रवेश करती है। जब नदी पर्वतीय भागों से उतरकर कौन से भागों में प्रवेश करती है? मैदानी भागों के अंतर्गत प्रवेश करती है, तो नदी की जो पदस्थली होती है, नीचे का भाग, उसमें पदार्थों का क्या हो जाता है? जमाव हो जाता है। और ये जमाव जब किस आकृति का हो जाता है? शंकु की आकृति का हो जाता है, तो उसे कहा जाता है जलोढ़ शंकु।
नदी जब पर्वतों से उतर करके मैदानी भागों में, ये पर्वत है, इससे उतर करके नदी कहां पर प्रवेश कर रही है? मैदानी भागों में। तो ये जो नदी की पदस्थली है, इस पदस्थली पर जो पर्वतीय जो पदार्थ जो बहकर आए थे वो यहाँ पर जमा हो जाएंगे और इनकी आकृति किस प्रकार की हो जाए? जब शंकु की आकृति बन जाए तो वो शंकु की आकृति क्या कहलाएगी? जलोढ़ शंकु कहलाएगी। आ रहा है समझ में? तो कल और भी देखेंगे अपन इनकी आकृतियां, जैसे गोखुर झील है, प्राकृतिक तटबंध है। आपने कई बार देखा भी होगा जब वर्षा वगैरह होती है, तो बिल्कुल एक सीधा उदाहरण मैं आपको बताऊं, अपने घरों के आसपास आप देखना वर्षा होती है तो वर्षा के समय में जो जल के प्रवाह होने का जो रास्ता है, आप उस रास्ते पर देखना, वर्षा के बाद में जब जल बहकर चला जाता है तो उस रास्ते की जो गंदगी है, उस रास्ते में आने वाले जो पदार्थ हैं वो सारे जल के साथ बहकर चले जाते हैं। साथ ही एक चीज और देखना, उस रास्ते के दोनों ओर एक तटबंध बन जाता है, दोनों तरफ मिट्टी गट्ठी की हुई, इस प्रकार का बनता है या नहीं बनता? तो इस प्रकार के अनेक प्रकार की आकृतियां हैं जो जल प्रवाह के दौरान मुख्यतः बनती हैं। आज के लिए इतना ही, आगे ध्यान दीजिएगा। मैं बता रहा था आपको टेस्ट के लिए, जो टेस्ट आपने दिया है उस टेस्ट की नोटबुक मैंने चेक की थी। मुख्यतः सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। ये जरूर है भाई, जो संख्या जो टेस्ट देने वालों की थी वो जरूर कम थी, शायद 8 या 10 बच्चे ही ऑनलाइन टेस्ट के अंतर्गत बैठे थे। लेकिन जिन बच्चों ने टेस्ट दिया या टेस्ट देने तैयार करके दिया, जो भी चैप्टर वगैरह था, बहुत अच्छा लिखा भी है और मेरे को उम्मीद भी है आपकी टेस्ट कॉपियां देख करके कि आपको ज्योग्राफी ठीक प्रकार समझ में आ रही है। इसी प्रकार आप वीडियो देखते रहें और वीडियो के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो आप याद करते रहें। जब अपनी क्लासें होंगी तो निश्चित रूप से इन वीडियो का पूरा फायदा मिलेगा। भैया ये क्लास रूप ही है ये भी, तो मुख्यतः आप इनको देखते रहें। जहां कोई दिक्कत हो, फिर से कह रहा हूं, जहां भी कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार की समस्या हो, तो आप निश्चित रूप से मेरे शेयर करें। डाउट का जो ऑप्शन है उसके अंतर्गत आप बिल्कुल भेज सकते हैं कि समझ में नहीं आया, ये बिंदु दोबारा बताओ, बिल्कुल बताया जाएगा। लेकिन जब आप ये वीडियो ठीक प्रकार से देखोगे तब की बात है ये। यहां तक शायद उम्मीद है आपको ठीक प्रकार समझ में आया होगा। फिर भी किसी कोई समस्या है तो बता सकता है। धन्यवाद। शेष कर